नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर अब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसी फीलिंग आ रही है। कील है, कटीली तारे हैं, बैरिकेड है, कई लेवल का सुरक्षा घेरा है, जबरदस्त फोर्स है, इंतजाम ऐसा जैसे कोई हिंसक वारदात होने वाली है या फिर युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं। देश की राजधानी इस तरह लॉक हो जाएगी, किसानों और सरकार के बीच बातचीत की डोर पूरी तरह टूट जाएगी और बीच में कील कांटे आ जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आज मैं खुद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर गई थी और वहां जाकर सामने जो दृश्य दिखा, मुझे एक बार को ऐसा ही लगा जैसे सरहद पर खड़ी। इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम की जरूरत क्यों पड़ी, आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे सड़क से संसद तक सुलह और समझौते के रास्ते पर भी कांटे बिछे हुए हैं। अपनी जिंदगी में हरियाली की चाहत रखने वाला किसान अपनी मांगों पर अडिग है और सरकार भी 26 जनवरी जैसी अप्रिय और शर्मनाक घटना को दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहती। इसीलिए दोनों ही पक्षों के बीच एक फासला है जो एकदम बॉर्डर की तरह कटीला है। सोचने वाली बात यह है कि युद्ध में टैंकों का मूवमेंट रोकने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती थी, वही दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है। इस तनाव पर राजनीति का पानी भी चढ़ गया है, जिसे डिकोड करना होगा। 9:30 बजे आपको तेजस वाली गुड न्यूज हम देंगे। भारत में आज तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत कर दी गई है। यह शुभ काम खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। किस तरह तेजस में आत्मनिर्भर भारत का तेज दिखाई पड़ता है, यह विस्तार से देखिएगा। आपको यह भी बताएंगे कि म्यांमार की सत्ता पर वहां की सेना ने किस तरह कब्जा कर लिया और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। ट्रेंडिंग खबर यह है कि इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक भव्या लाल को नासा का प्रमुख बना दिया गया है। उनके पास इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का लंबा अनुभव है और काम की खबर है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट। 10वीं के पेपर 4 मई से 7 जून के बीच होंगे, जबकि 12वीं के पेपर 4 मई से 11 जून के बीच होंगे। पूरी डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जरा दिल्ली की सीमाओं का हाल दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सीमाएं जो बाकी देशों से लगती हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां पर जिस तरह के इंतजाम होते हैं, क्यों वैसे ही इंतजाम आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्यों दिल्ली से घिरते हुए जो बाकी राज्य हैं, उनसे लगती हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर आपको वही फीलिंग आती है। यह समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस का वो अविश्वास है, जो दिल्ली पुलिस के अनुसार यह है कि किसानों की तरफ से, किसान के नेताओं की तरफ से वादा अलग किया गया, लेकिन जमीन पर उन्होंने कुछ और किया। और दूसरी तरफ किसानों की वो बात है कि आखिर इस तरह से उनके रास्ते में कांटे क्यों बिछाए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कई सरहदों से रिपोर्टिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा है और इंटरनेशनल बॉर्डर को देखा है, लेकिन ये दो राज्यों के बीच की जो सरहद है उससे रिपोर्टिंग कर रही हूं मैं। अब देखिए क्या समानताएं आपको दिखती हैं। उस हिस्से के आगे वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और इस हिस्से के आगे यहां पर जो किसान है वो है। कभी सोचा नहीं था दो राज्यों के बीच ऐसी एक सीमा देखनी होगी। इस सब के बीच है नो मैन्स लैंड, यानी दो देशों के बीच जब भी कोई सीमा होती है वहां पर नो मैन्स लैंड होता है, जहां पर लोग आ सकते हैं दोनों तरफ से, लेकिन बस नहीं सकता है कोई। तो यहां पर भी किसी तरह का कोई ढांचा नहीं है बीच में। लेकिन ये जो कॉन्सर्टीना वायर्स आप देख रहे हैं, जिन कटीले तारों का जिक्र हम करते हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचते हैं, उन तारों का यहां पर क्या काम है ये लोग पूछते हैं। इन तारों में इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसके जरिए गुजरे और आपकी चमड़ी हल्की सी छू जाए तो वो गुथ जाएगी आपके बीच में और आप उस ओर जा नहीं पाएंगे। अब अगर किसी को भी यहां से उस ओर जाना है या उस ओर से यहां पर आना है तो उन लोगों को एक बहुत लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता है, जो कि कच्ची पगडंडियों से होते हुए और कुछ गड्ढों से होते हुए आपको निकलकर यहां पर पहुंचने की गुंजाइश देता है। इसीलिए आप जब उन तस्वीरों को देखेंगे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम देखते हैं, तो आपको बहुत समानताएं दिखेंगी।
ये पहले तो नहीं था, अभी कर दिया है। ये बिल्कुल पहले नहीं था। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कटीले तार हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, आगे कील लगा दी गई हैं। यहाँ पर किसानों को अपमानित करने के लिए जो इसी सड़क पर किया, इसी सड़क पर ऊपर आप पुल के ऊपर भी जाएंगे, जो दिल्ली को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी एरिया है सारा का सारा, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसान की मंशा दिल्ली जाने की नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था अगर 26 जनवरी वाले दिन सरकार या दिल्ली पुलिस उन रास्तों पर करती जो लाल किले की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता। यहाँ पर सब किसान भाई खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी किसान भाई, वो भी हमारे मित्र हैं, जो हम ऊपर खड़े हुए हैं, वो भी हमारे देश का सम्मान है, वो हमारे देश के सैनिक हैं, वो भी वहां खड़े हुए हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन आज सरकार ने बंटवारा कर दिया है, उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमें नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमारा हृदय और उनका हृदय एक ही है। ऐसा ही खून उनकी रगों में बहता है, ऐसा ही खून हमारी रगों में बहता है। क्या मतलब आपको एक कानून का पता होगा कि ये कटीले तार आवारा पशुओं के लिए भी नहीं लगाए जा सकते। एक कानून है, अगर हम उत्तर प्रदेश में गायों के लिए भी अगर ये कटीले तार लगाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। सरकार आए दिन नित्य दिन रोज प्रतिरोज ये अपने कानून तोड़ती है और किसानों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मैं मोदी जी से कहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मोदी जी किसानों की बात मान लीजिए, काले कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए। पाकिस्तान का बॉर्डर भी ऐसा नहीं होगा जैसा कि गाजीपुर का बॉर्डर हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी अदर कंट्री को देख रहे हैं हम। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। इंटीरियर में भी खंती खोद दिया, वहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। सरकार की अन्याय हो रहा है, सरकार ने किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जब वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक कॉल दूर है, हम एक कॉल करेंगे, उस एक कॉल से बात बन जाएगी आप लोगों को लगता है? अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे क्यों नहीं बनेगी बात। क्या इस साइड हमारा देश नहीं है? क्या ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है? क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? ये धरना शांतिपूर्वक चल रहा है, किसी का इरादा अभी दिल्ली जाने का नहीं है। तो अब अगर दिल्ली की तरफ से गाजीपुर या गाजीपुर से दिल्ली जाना है तो आपको इस हिस्से से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि इस तरह का एक गड्ढा है। अगर आप सीमा से तुलना करें तो 1965 के युद्ध के बाद टैंक न गुजर पाए एक सीमा से दूसरी सीमा में, उसीलिए गड्ढे रहते थे। लेकिन अभी लोगों को यहां से होकर गुजरना पड़ता है। अब एक तरफ वो अविश्वास है जिसकी दुहाई दी जाती है जो 26 जनवरी की घटना के बाद उत्पन्न हुआ, और दूसरी तरफ जो गाजीपुर पर बैठे जो किसान हैं वो अपनी तरफ से ये पूछते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जिस कारण ऐसा हुआ है। तो दिल्ली की 3 सीमाएं जहां पर इस समय किसान संगठन अपने धरने पर बैठे हैं, मांगों को रखे हुए, वहां पर आप इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की ये परिस्थितियां, जगह जगह गड्ढे खुदवा के उन पर कील डाल रखी हैं ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो और वो किसानों के खिलाफ हो जाए, इसलिए कर रखा ऑर्डर सील। और कोई बात नहीं, किसानों की वजह से नहीं किया, हमारा प्रोग्राम कोई था ही नहीं, पहले ही हमने तो स्थगित कर दिया था। वो 26 जनवरी को जब तमाम किसान दिल्ली की ओर बढ़े थे उस समय दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा क्षति उठानी पड़ी थी, क्योंकि संयम के साथ दिल्ली पुलिस उन किसानों से निपटती रही। लेकिन 350 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हो गए थे, जिसमें लगभग 125 अस्पताल में भर्ती रहे, कईयों को गंभीर जख्म रहे और वो आईसीयू में भर्ती रहे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की व्यवस्था यहां पर करनी पड़ी है, उससे क्या दूरियां पटेंगी या फिर और बढ़ेंगी, ये सवाल सबके जहन में है। आपको बताएं, जब भी हम सीमा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो देश की सरहद होती है, वहां पर आपको एक इतनी ही दूरी पर करीब अपना आई कार्ड दिखाना होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि यहां पर आई कार्ड के जरिए आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आई कार्ड या नहीं, आप यहां से नहीं जा सकते हैं, आपको घूम कर वहां जाना होगा, यानी पीछे की तरफ से आगे चलते हुए और उसके बाद इन कच्चे रास्तों से होते हुए जहां पर गड्ढे हैं और उसके आगे फिर वो कटीले तार, जिनकी पहचान हमेशा एक सरहद से जुड़ जाती है। लेकिन इसमें कितना वो अविश्वास है जो 26 जनवरी की घटना के बाद आया, और कितना वो आश्वासन है जो किसान नेता और बाकी किसान उसके बाद से देते आ रहे हैं।
ये ऊपर से ये जो फ्लाईओवर जाता है उसे भी एक नजर देख लीजिए। वहां पर अमूमन जो बसें हैं वो लगा करती थी। अब 26 जनवरी की जो तस्वीरें थी वो अधिकतर सिंघू बॉर्डर की ओर से आई थी, जो हिंसात्मक तस्वीरें थी। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहले तो ऐसा लगा कि शायद किसान कम होंगे, लेकिन महापंचायत के बाद यहां पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और उसके बाद से ये लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अगर आप देख सकते हैं, एक जहां पर किसान रुकते हैं और उनके लंगर की व्यवस्था है, और उसके आगे जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और उसके पीछे फिर दिल्ली पुलिस लग जाती है। लेकिन इन तारों ने क्या वाकई उस सुरक्षा को बढ़ाया है या फिर दिलों में थोड़ा सा और दर्द पैदा किया है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशना होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और देखिए, तकलीफ में सब है। किसान संगठन अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। आम आदमी इस बात की तकलीफ में है कि उनका कोई सरोकार नहीं, लेकिन सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की दिक्कत यह है कि जिस तरह से उनके अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए 26 जनवरी के वारदात में, उसके बाद वो करें तो क्या करें। लेकिन इस पूरे मसले का समाधान निकलना बहुत जरूरी हो चुका है। किसान संगठनों के प्रदर्शन स्थलों को सील करने के लिए लगे कटीले तार एक कटाक्ष भी है। यह सरकार और किसान संगठनों के बीच खड़ी अविश्वास की दीवार पर कटाक्ष है। किसानों के नाम पर चल रही मौजूदा दौर की सबसे बड़ी राजनीति पर कटाक्ष है। यह कटाक्ष है कि लोकतंत्र और अधिकार के नाम पर कर्तव्य की मर्यादा हर तरफ से तोड़ी जा रही है। आज देश की संसद में भी कृषि कानूनों के नाम पर सरकार से निपट लेने की छटपटाहट दिखी। बजट पेश होने के बाद संसद सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चाओं और बहस के लिए कार्यवाही का यह पहला दिन था, लेकिन राज्यसभा में 4 बार व्यवधान के बाद पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी से माहौल में पॉलिटिक्स का धुआं भरा रहा। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर 2.5 महीने पहले शुरू हुआ आंदोलन अब सबसे बड़ा राजनीतिक मामला बन गया है। इस बीच पुलिस के कटीले तारों को किसान नेता से लेकर विपक्ष के राजनेता तक उत्पीड़न बता रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस अपने फैसले को गणतंत्र दिवस के शर्मनाक घटनाक्रम से मिला सबक बता रही है। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया। 26 जनवरी के जख्मों से सबक सीखे, दिल्ली पुलिस कप्तान का ये दर्द है या किसान आंदोलन के खिलाफ सरकार और प्रशासन का उत्पीड़न। जब किसानों के तीनों बड़े प्रदर्शन स्थलों दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में सरकार और किसान संगठनों के बीच अघोषित बॉर्डर की तस्वीर खींच गई है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेंच खुदाई, सड़कों पर खड्डे, बाड़ेबंदी और सड़कों पर बैरिकेडिंग को उत्पीड़न कहा है। तो 26 जनवरी के उपद्रव में घायल अपने जवानों से मिलकर आए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव अपने जवानों के संयम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस आगे की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वही कर रही है। पुलिस का ये कटीले तारों, कीलों वाला इंतजाम 6 फरवरी के चक्का जाम के पहले है, जब किसान संगठन देश भर के हाईवेज को 3 घंटों के लिए बंद करने की कोशिश करेंगे। हम हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सारे सिविलियन वाहन यहीं से वापस हाईवे पर उल्टाए जा रहे हैं। कई लाइनें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट के बैरिकेड की उस तरफ है। और अगर आप इधर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है, हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली
कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। जिस दिन लोग दिल्ली जा रहे थे ये कील उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी ये किले। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता हमारे। हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। इन कटीले तारों और बाड़ेबंदी के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम बयान आया था। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा था किसानों और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन किसानों पर आर पार के बीच कांटेदार तार आए हैं तो समझ लीजिए कि बीच में पॉलिटिक्स आ गई है। जिस किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक बताकर प्रचारित किया गया था उसे समर्थन देने दूर महाराष्ट्र से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर शिवसेना का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। राकेश टिकैत से मिलकर सांसद संजय राउत बोले कि उद्धव ठाकरे का फोन टिकैत को बस आने वाला है। मुझे लगता है कि दो दिन में उद्धव ठाकरे साहब खुद बात करेंगे टिकैत साहब। यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ है। 26 जनवरी के उपद्रव को शरारती तत्वों की करतूत बताते किसान नेता और राजनीतिक दल थकते नहीं हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस की लीगल टीम 26 जनवरी के बाद से गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद देगी। कटीले तारों को लेकर सरकार को दीवार बनाने की बजाय पुल बनाने की नसीहत देने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तेवर बताता है कि कांग्रेस को किसान आंदोलन में मौका दिखने लगा है। राज्यसभा में सुबह हंगामे के बाद लोकसभा में भी खूब हंगामा बरपा और पीछे हमारे आप देख रहे हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के सांसद कुछ यूं प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। The party is very concerned about the farmers' protest. I think the opposition is fairly united on this matter. लगभग अब तक 170 के आसपास किसानों की जान गंवाने पर ही आंदोलन चल रहा है। आज किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं। चलिए ब्रिटिश जमाना महसूस हो रहे हैं। इस बीच संसद में गृह मंत्रालय की ओर से लिखित जवाब में एक बड़ी बात कही गई। गृह मंत्रालय ने कहा 26 जनवरी को किसानों के कदम ने दिल्ली पुलिस के पास सिवाय आंसू गैस हैं, पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। साफ है कि सरकार बता रही है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने ही मर्यादा तोड़ी थी। हालांकि संसद में कृषि मंत्री की ओर से फिर कृषि कानूनों पर चर्चा का वादा हुआ है। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। वैसे कृषि कानूनों के मसले पर सरकार का अब तक कोई भरोसा काम नहीं आया है। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बाड़ेबंदी की नौबत क्यों है, इसे सिर्फ राजनीति भी नहीं कह सकते। मौसमी सिंह, कमलजीत, अनिशा माथुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 12 चेहरे पहचाने हैं। वीडियो एनालिटिक्स और फोरेंसिक्स की मदद से पुलिस ने इनको पहचाना है। इन 12 चेहरों के हाथ में लाठी डंडे हैं, जिन्होंने लाल किले समेत कई जगह जमकर हिंसा की, पुलिस वालों पर हमले किए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए चेहरों की पहचान कर रही है। क्राइम ब्रांच को अब तक आम लोगों से सोशल मीडिया के जरिए तकरीबन 1000 वीडियो मिल चुके हैं, जिनसे आरोपियों को अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए पहचाना जा रहा है। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी अरविंद ओझा है। अरविंद, दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कहा भी था लोगों से कि आपके पास अगर वीडियो है तो वो दीजिए, तो उनको पूरा छान कर ये 12 चेहरे सामने हैं और कितने करीब दिल्ली पुलिस इनकी पहचान करने में। अरविंद जी देखिए, ये 12 वो चेहरे हैं जिन्होंने लाल किला और आईटीओ पर जमकर हिंसा फैलाई थी। इनके हाथों में डंडे, रॉड देख सकते हैं और जो क्राइम ब्रांच है कड़ी मशक्कत के बाद इनको पहचाना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आज तक के हाथ क्राइम ब्रांच के सोर्सेस से लगी हैं। दरअसल
जो क्राइम ब्रांच ने अपील की थी उसके बाद 1000 वीडियो मिले हैं क्राइम ब्रांच को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसमें कई ऐसे वीडियो भी हैं जो फेक हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्राइम ब्रांच उनकी जो प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, उसको जांच कर रही है। तो ये जो तस्वीर आज तक के हाथ लगी है, जिसको क्राइम ब्रांच ने बाकायदा एक कई टेक्नोलॉजी के जरिए छान कर तब इनको पहचाना है, और इसके अलावा वीडियो एनालिटिकल के जरिए पहचाना है। अब इसके जरिए और भी जो टेक्नोलॉजी लगाई गई, लेकिन ये 12 चेहरे जो पुख्ता हैं अब वो आज तक के हाथ लगे हैं, जिनको क्राइम ब्रांच ने पहचान लिया है। इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पहचाना जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि 1000, चूंकि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अपील की थी, सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए क्राइम ब्रांच को वीडियो तो मिले थे, लेकिन सबसे जरूरी है कि पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच की जाए। तो कई चरणों से उस प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ये 12 चेहरों की पहचान हुई है, जिन्होंने लाल किला और आईटीओ पर जमकर उत्पात मचाया था, पुलिस वालों पर हमले किए थे। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इनके खिलाफ न सिर्फ एलओसी जारी करेगी, बल्कि इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी होंगी। क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल का कहना है श्वेता कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनसे जो पूछताछ होगी वो ज्यादा काफी अहम होगी कि इनको कौन लेकर आया था, किन्होंने भड़काया था, क्या कुछ किसके इशारे पर काम कर रहे थे, ये चीजें अब इनसे पूछताछ करेगी। तो जो क्राइम ब्रांच की जांच है 26 जनवरी हिंसा को लेकर, अब वो स्पीड पकड़ रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो किरदार जिन्होंने लाल के और आईटीओ के पास जमकर हिंसा फैलाई, जैसा क्राइम ब्रांच का कहना है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा जल्द। उनकी पहचान हुई, जिनमें 12 तस्वीरें आज तक पर मौजूद है। श्वेता, बहुत बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अरविंद। और ये जो सारे चेहरे हैं, चूंकि इनके हाथों में वो सारे औजार हैं, हथियार हैं और हिंसा के सारे सबूत हैं, इसीलिए जो किसान भी है, जो सच्चे किसान है जो बैठे हुए हैं इस समय आंदोलन में, वो भी चाहते हैं कि इन सारे चेहरों की पहचान हो, सबको बेनकाब किया जाए। और दिल्ली पुलिस के जो परिवार वाले भी हैं वो भी यही कहते हैं कि आखिर उनका क्या गुनाह कि उनके घर वाले काम करते हैं दिल्ली पुलिस में और सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसीलिए ये सबके हित में होगा कि ये चेहरे बेनकाब हो और ये सब पहुंचे सलाखों के पीछे। बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। बेंगलुरु में कल से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की वायु शक्ति का शौर्य देखेगी, जब इंडिया एरो शो की शुरुआत होगी। उससे पहले आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस प्रोडक्शन लाइन से वायुसेना को नए 83 तेजस विमान की ताकत देने का काम दोगुनी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। सावधान, होशियार, तेजस के तेज से खबरदार, अचूक निशाना दुश्मन की बर्बादी की पूरी गारंटी है। तेजस बाहुबली भारतीय वायुसेना के लिए आसमान का अर्जुन है तेजस। आत्मनिर्भर भारत के मस्तक का तेज है तेजस। जब आसमान में तेजस आता है तो छा जाता है। आज तेजस के कामयाब सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस लाइट कॉम्बैट विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इससे न सिर्फ देश की सुरक्षा और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन में नई जान आएगी। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स EHL को मिलें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। लड़ाकू फाइटर प्लेन तेजस अब वायुसेना का हिस्सा बन चुका है और सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 27 जनवरी को करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2024 से हर साल 16 एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होने लगेंगे, यानी आने वाले दिनों में तेजस का तेज बढ़ने वाला है। और हम सभी का यह संकल्प है कि हम जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे
और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। हाल के वर्षों में तेजस पर भरोसा बहुत तेजी से बढ़ा है और इसी भरोसे की तस्दीक रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख ने समय समय पर की है। उन्नीस सितंबर 2019 की इस तस्वीर में जी सूट पहने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरने के लिए कितने उत्सुक थे। सत्ताईस मई 2020 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तेजस में उड़ान भरी थी। 2018 में अमेरिकी वायुसेना के तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल गोल्डफिन जोधपुर एयरबेस पर तेजस को परखने पहुंचे थे। ये पहला मौका था जब किसी विदेशी वायुसेना के प्रमुख ने स्वदेशी तेजस से उड़ान भरी थी। यहां आपको याद दिला दें कि तेजस में उड़ान भरने वाला देश का पहला न्यूज चैनल आज तक था। आज तक के दो संवाददाताओं शिव अरूर और मंजीत नेगी को तेजस में उड़ान भरने का मौका मिला। पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आज LCA तेजस पर भरने से पहले मैं एक रोमांच का अनुभव कर रहा हूं। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को नाम दिया था तेजस। तेजस जिसका मतलब है उग्र, रेडियंस, ऊर्जा और प्रकाश। ये हिंदुस्तानी फाइटर जेट आखिरकार सर्विस में है ही, मगर इसके पीछे है कई दशकों की मेहनत और संघर्ष। यानी तेजस पर भरोसे का ट्रेलर लगातार दिख रहा था। सब सोच रहे हैं कि तेजस का टाइम अब आ गया है। इसीलिए पिछले साल अगस्त में वायुसेना ने बड़ा फैसला लेते हुए तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पश्चिमी सीमा पर तैनात किया। पश्चिमी सीमा मतलब पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर। तेजस की निगरानी का दायरा गुजरात और राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक है। कल से बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो का उद्घाटन करेंगे और इसमें भारत का तेजस भी शामिल होगा। तो हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और इस बार ज्यादा जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया शो में नहीं आई हैं, इसीलिए जोर मेक इन इंडिया और स्वदेशी हथियारों पर रखा गया है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक लाइन में तेजस की ताकत यही है। अपनी क्लास में दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान है तेजस और राफेल के साथ इसकी जुगलबंदी ने हिंदुस्तान की पराक्रमी वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ शिव अरूर, दिल्ली, आज तक। तेजस अपनी क्लास का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, क्योंकि तेजस में 65% उपकरण मेड इन इंडिया है, जबकि 35% उपकरण विदेशी हैं। तेजस का इंजन अमेरिकन है, तेजस का मल्टी मोड रेडार सिस्टम इजरायल से है और तेजस की मिसाइल हथियार प्रणाली भी इजरायली है। आगे इस विमान को और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी। इसमें स्वदेशी उपकरणों का प्रतिशत आने वाले समय में बढ़ सकता है। यहां राफेल और मेड इन इंडिया तेजस की तुलना भी कर लेते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि विदेशी और स्वदेशी में कीमत का कितना फर्क आ जाता है और फिर तकनीक भी कैसे अलग हो जाती है। भारत के रक्षा सौदों और ऑर्डर के आधार पर देखें तो पहला पैमाना है विमानों की संख्या। एक तरफ 36 राफेल का ऑर्डर है, दूसरी तरफ 83 तेजस विमानों का ऑर्डर है।
कीमत की बात करें तो एक राफेल करीब 1600 करोड़ रुपए का है। एक तेजस एडवांस जेट की कीमत करीब 660 करोड़ रुपए है। क्षमताओं की बात करें तो राफेल मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस के पास फिलहाल एयर डिफेंस की ही जिम्मेदारी है। राफेल जेनरेशन 4.5 का विमान है, तेजस जेनरेशन 4 का विमान है। राफेल को फ्रांस, भारत, कतर और इजिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि तेजस भारत का ही है। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बजट में दिल खोलकर ऐलान किए गए। इससे इस सेक्टर की सेहत में सुधार होगा और ये जीडीपी को भी बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही फार्मा सेक्टर और इंश्योरेंस को भी इस बजट से नई ताकत मिली है, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना साकार करने में मददगार होगा। कोरोना काल में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर का कड़ा इम्तिहान हुआ। ऐसे में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने दिल खोलकर ऐलान किए हैं। हेल्थ का बजट 137% बढ़ाकर 2.24 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 94,452 करोड़ का हेल्थ बजट पेश हुआ था। 2020-21 में बजट में जिन 6 स्तंभों का प्रस्ताव है, उनमें स्वास्थ्य और कल्याण भी शामिल है। बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। Talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़े जो दूसरे बड़े ऐलान किए इस बार के बजट में, उनमें शामिल है 6 साल में सरकार 64,180 करोड़ रुपए के खर्च से पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं मोबाइल हॉस्पिटल पर फोकस किया जाएगा। देश भर में हेल्थ टेस्टिंग को बूस्ट देने के उपाय किए जाएंगे। गांव और शहरों में नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। जानकारों का ये भी मानना है कि हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो इसकी सेहत को सुधारने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा एक फायदा इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई में होने वाली बढ़ोतरी से भी मिल सकता है। एफडीआई अगर आप देखिए इंश्योरेंस में इसको 49% से 74% किया गया है। इससे जरूर कुछ एफडीआई आएगा भारत में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है वो करीब 5.54 लाख करोड़ का है। इससे भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, एफडीआई भी आएगा और जॉब्स क्रिएट होंगी। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार देश में जल्द ही मिशन पोषण 2.0 शुरू करेगी। 7,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर देश में खोले जाएंगे। देश भर में हेल्थ लैब बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूत किया जाएगा। यानी ऐलानों की तो भरमार हेल्थ सेक्टर्स के लिए की गई है। अब देखना यही है कि इन्हें लागू कितनी तेजी से और कैसे किया जाएगा, जिससे कोरोना जैसी किसी और महामारी से निपटने में खुद स्वास्थ्य की सेहत न बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट कई सौगात लेकर आया है। बजट के ऐलानों से अफोर्डेबल हाउसिंग को मदद मिलेगी, जिससे 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रेंटल हाउसिंग भी इस मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। साथ ही अब घर का निर्माण भी पहले से सस्ता हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री के बजट से इस बार काफी उम्मीदें थीं। इनमें से कुछ को वित्त मंत्री ने पूरा करने की भी कोशिश की, जिससे ये सेक्टर पटरी पर लौट सके। लंबे समय से रियल एस्टेट के ध्वजवाहक रहे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बजट में कई रियायतें मिली हैं। इसका सीधा मकसद 2022 तक हाउस फॉर ऑल के सपने को पूरा करना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए कम कीमत पर किराए वाले घर देने की बात भी कही गई है। In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022.
रियल एस्टेट से जुड़े जिन खास ऐलानों से इस सेक्टर की सेहत सुधारने का दावा सरकार ने इस बजट के जरिए किया है, उनमें शामिल है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। बैंकों के एनपीए पर निगरानी रखने के लिए बैड बैंक बनाने का ऐलान किया गया है। बैड बैंक से रियल एस्टेट की संकट वाली करीब 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियों को फायदा मिलेगा। रिटेल हाउसिंग से किराए पर सस्ते घर मिलेंगे जो प्रवासियों के लिए मददगार होंगे। जानकारों का मानना है कि इन कदमों से रियल एस्टेट को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1 साल की जो एक्सटेंशन मिली है वो बहुत ही स्वागत करने जैसी है। वैसे ही इंटरेस्ट एग्जम्पशन भी 1 साल से लिए बढ़ा दिया है। वो दोनों चीजें जो है वो रियल एस्टेट को काफी मदद करेंगी। जो एक सपना था हाउसिंग फॉर ऑल का, वो पूरी करने में उसकी मदद हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत तगड़ा एलोकेशन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होएगा तो अल्टीमेटली देश में रोजगार उत्पन्न होंगे और टोटली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इससे देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत तेजी से सुधार आएगा और देश के हर वर्ग हर कोने में विकास होएगा। इस बजट में जो एडिशनल 1 ईयर टैक्स हॉलिडे जो कंटिन्यू किया गया है और जो होम बायर्स, फर्स्ट होम बायर्स जो अफोर्डेबल कैटेगरी की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख का एग्जम्पशन कंटिन्यू किया गया है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% करने का ऐलान भी किया है। इससे घर बनाने की लागत में कमी आएगी। वहीं विदेशी निवेशकों की तरफ से इन VITs, REITs की फाइनेंसिंग को संबंधित कानून में संशोधन के जरिए मंजूरी दी जाएगी। इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा। हालांकि टैक्स छूट, खासकर होम लोन पर किसी तरह की अतिरिक्त रियायत न मिलने से सेक्टर को मायूसी भी मिली है। इसके अलावा भी टैक्स में किसी तरह की छूट न मिलने से भी प्रॉपर्टी मार्केट को निराशा नहीं हुई है। लेकिन कोरोना काल में अगर सरकार ने किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया तो इसे भी राहत मान लेना जरूरी है। आदित्य केराना के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।